करेंगे। हेडिंग बताओ क्या लिखा है? फॉरेन रजिस्टर। देखो फॉरेन रजिस्टर थोड़ा बहुत पढ़ा है अभी ऊपर हमने। क्या पढ़ा फॉरेन रजिस्टर में? रजिस्टर को आप इंडिया में भी रख सकते हो और इंडिया के बाहर भी। इंडिया के बाहर तभी रख पाओगे जब 1/10 लोग वहां पे रिसाइड कर रहे हो। डन, यही पढ़ा है, समझो। सेक्शन 88 का सबसेक्शन 4, कंपनी कीप द फॉरेन रजिस्टर ऑफ द मेंबर और डिबेंचर होल्डर या एनी अदर सिक्योरिटी होल्डर रिसाइड आउटसाइड इंडिया। हम क्या कर रहे हैं? फॉरेन रजिस्टर की बात कर रहे हैं। फॉरेन रजिस्टर आप रख सकते हो इंडिया के बाहर, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऑथराइजेशन कहाँ होनी चाहिए? आर्टिकल में। जो आप बाहर रख रहे हो, इंडिया के बाहर जो आप रजिस्टर रख रहे हो, उसे आपका जो इंडिया में रखा रजिस्टर है उसका पार्ट ही माना जाएगा। तो जो इंडिया में रजिस्टर रखा है, फॉर एग्जांपल आईटेक्स की अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो आईटेक्स का रजिस्टर इसी ऑफिस में रखा है, इसको मैं बोलूंगी प्रिंसिपल रजिस्टर। इसको मैं क्या बोलूंगी? प्रिंसिपल रजिस्टर। और जो रजिस्टर बाहर रखा है उसे फॉरेन रजिस्टर बोलेंगे। तो जो बाहर रजिस्टर रखा है वो पार्ट है हमारे प्रिंसिपल रजिस्टर का। तो जो पार्ट ऑफ रजिस्टर है, रेफर्ड जो ऊपर जो बाहर रखा है, उसे हम क्या बोलेंगे? फॉरेन रजिस्टर। फॉरेन रजिस्टर डीम टू बी अ पार्ट ऑफ प्रिंसिपल रजिस्टर। क्या ये लाइन समझ में आ रही है? तो दोनों रजिस्टर ही है हमारे, बस हमने एक यहां रखा है और एक दूसरी जगह पे रखा है जहां पे 110 से ज्यादा लोग रिसाइड कर रहे हैं। ठीक, चलो। ऑल दी एंट्रीज डुप्लीकेट ऑफ सच रजिस्टर शुड बी मेंटेन। कंसेप्ट समझना। अब इंडिया में रखा है रजिस्टर, यहीं पे रखा है, इसी ऑफिस में रखा है, ठीक है, और एक बाहर रजिस्टर रखा है। किसी एक्स मेंबर को इस रजिस्टर को देखने आना है, इंस्पेक्ट करने आ रहा है, तो वो इंस्पेक्शन कर सकता है, हाँ इंस्पेक्शन कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पे तो किस मेंबर की लिस्ट मिल रही है उसे? इंडिया के। बाहर वाला रजिस्टर तो बाहर रखा है, तो साफ इन्होंने बोल दिया जो बाहर रजिस्टर रखा है उसकी एक डुप्लीकेट रजिस्टर यहाँ पे भी रखा जाएगा। जो जो एंट्री वहां फॉरेन के रजिस्टर में हो रही है वो सारी एंट्री यहाँ इंडिया के रजिस्टर में भी होगी। मतलब इंडिया के ऑफिस में, रजिस्टर ऑफिस में 2 रजिस्टर रखे हुए हैं। एक रजिस्टर कौन सा? मेन प्रिंसिपल रजिस्टर, ठीक है। दूसरा रजिस्टर कहां रखा है? फॉरेन कंट्री में। डन। उसकी एक डुप्लीकेट कॉपी, किसकी डुप्लीकेट कॉपी? फॉरेन रजिस्टर की एक डुप्लीकेट कॉपी यहाँ रजिस्टर ऑफिस में रखा होगा। क्या यहाँ 2 रजिस्टर समझ में आ रहे? आओ लैंग्वेज रीड करेंगे। डुप्लीकेट ऑफ, डुप्लीकेट ऑफ सच रजिस्टर, कौन सा रजिस्टर? फॉरेन रजिस्टर। शुड बी मेंटेन एट द रजिस्टर्ड ऑफिस इन इंडिया, इंडिया में उसका एक डुप्लीकेट रखा जाएगा। उस रजिस्टर में सारी एंट्रीज होंगी जो भी वहां के रजिस्टर में है। वहां अगर 40 लोगों की लिस्ट है तो यहाँ पे भी 40 लोगों की लिस्ट होगी। शुड बी इन डुप्लीकेट रजिस्टर एट द रजिस्टर ऑफिस एज सुन एज पॉसिबल। जितनी जल्दी हो सके आपको उसका डुप्लीकेट वर्जन यहाँ एंटर कर देना चाहिए। अभी नीचे जाकर हम डिटेल में पढ़ेंगे, 15 दिन के अंदर एंट्री करनी होती है, ठीक है। तो अभी इन्होंने बस ये लिखा, क्या लिखा? एज सुन एज पॉसिबल। हेलो हेलो, समझ में आ रहा है बच्चों? वॉइस नहीं आ रही ना अच्छे से? क्या बोल रहा है? कंपनी चाहे तो क्या कर सकती है? डिसकंटिन्यू कर सकती है। रजिस्टर नहीं रखना, ठीक है। दुबई में रखना रखा था, अब हमें रखना नहीं है। कंपनी में डिसकंटिन्यू और रजिस्टर, फॉरेन रजिस्टर एट एनी टाइम, जब भी करना है करो, बट ऑल दी एंट्रीज मेड इट मस्ट बी ट्रांसफर्ड प्रिंसिपल। वहां अब रजिस्टर नहीं रखना, बंद करना है, ठीक है। उसकी सारी की सारी एंट्री यहां पर डुप्लीकेट में वापस पूरी कंप्लीट कर लो। द डिसीजन ऑफ द कंपिटेंट कोर्ट इन द स्टेट या कंट्री इन विच फॉरेन रजिस्टर, फॉरेन रजिस्टर कहां रखा था? मेरे एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग दुबई में रखा था, ठीक है। दुबई में रखा हुआ जो रजिस्टर्ड है, रजिस्टर है, ठीक है, अगर कोई भी डिस्प्यूट था, वो जो डिस्प्यूट है वहीं दुबई की किसी अथॉरिटी ने डिसीजन लिया था, तो वो डिसीजन ऐसे ही ट्रीट किया जाएगा जैसे कि इंडिया की अथॉरिटी ने लिया है। क्या ये बात समझ में आ रही है? विथ रिगार्ड टू इट्स रेक्टिफिकेशन शेल बी इफेक्टिव if it were decision of the competent court in India। कंसेप्ट क्लियर है? इफ सीजी बाय नोटिफिकेशन ऑफिशियल गैजेट सो डायरेक्ट। कुल मिलाकर हम पढ़ रहे फॉरेन रजिस्टर। फॉरेन रजिस्टर वो रजिस्टर होता है जो इंडिया के बाहर दूसरी कंट्री में रखा जाता है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट उन्होंने बोला इसे पार्ट ऑफ प्रिंसिपल रजिस्टर ही माना जाएगा। तीसरा पॉइंट भी यही बोल रहा है, डीम्ड। तीसरा पॉइंट, सॉरी चौथा पॉइंट क्या बोलता है? जो भी फॉरेन रजिस्टर में एंट्री हो रही है उसे एज सुन एज पॉसिबल आपको यहाँ एक डुप्लीकेट रजिस्टर रखना, उसमें सारी एंट्रीज करोगे। आपको उस फॉरेन रजिस्टर को जब चाहे बंद कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है।
लेकिन वहां उस अथॉरिटी ने जो डिसीजन ले रखा है उसे माना जाएगा जैसे कि यहीं पे वो डिसीजन ले रखे हैं। कंसेप्ट क्लियर है? अगर हमारी सीजी ने ये नोटिफाई कर दिया है कि उस डिसीजन को हम बाइंड मानेंगे, बाइंड करेंगे, तो यस उसे बाइंड करेंगे। कंसेप्ट क्लियर है? नेक्स्ट हेडिंग बताओ क्या लिखा है। अब पूरा का पूरा कंसेप्ट किसको लेकर है? फॉरेन रजिस्टर को लेके। पहले शॉर्ट में समझाऊंगी। चलो, रजिस्ट्रार को इन्फॉर्म करो आपने फॉरेन रजिस्टर कहां पे रखा है। व्हेन द फॉरेन रजिस्टर इज ओपन, इंडिया में रखा था, आज हमने डिसाइड किया कि मुझे दुबई में एक रजिस्टर रखना है, तो मैं क्या करूंगी, जब भी मैंने फॉरेन रजिस्टर रखा है, इज ओपन द कंपनी मस्ट, कंपनी को आरओसी को बताना पड़ेगा, क्योंकि कंपनी के रिकॉर्ड में रजिस्टर कहाँ रखा है? रजिस्टर ऑफिस में। इसके अलावा कहीं और भी रखा है, ये बात आरओसी को इन्फॉर्म करो। तो रजिस्ट्रार को कितने दिन के अंदर बताना है? 30 डेज के अंदर। 30 डेज कहां से? जब भी फॉरेन रजिस्टर आपने वहां ओपन किया, फॉरेन रजिस्टर वहां पे मेंटेन किया, 30 दिन के अंदर आरओसी को इन्फॉर्म करो। पहला पॉइंट क्लियर है? दूसरा, एमजीटी जो 3 फॉर्म है, ये जो 30 दिन लिखा है, दो सिचुएशन। पहला क्या बोल रहा है? जब भी फॉरेन रजिस्टर पहली बार बनाया 30 दिन के अंदर इन्फॉर्म करो। डन। दूसरी सिचुएशन, क्या रजिस्टर को बदला जा सकता है? चेंजेस हो सकते हैं? हो सकते हैं क्या वो रजिस्टर में चेंजेस? बताओ कब कब चेंजेस होते हैं? डेथ के केस में, ट्रांसफर, नेम चेंज करने के केस में, इंसॉल्वेंसी इंस्ट्रक्शन पढ़ा था। जो नॉर्मल रजिस्टर पढ़ते हैं ना बच्चों, जो हमने अभी तक नॉर्मल रजिस्टर को लेकर पढ़ा है, वही सब फॉरेन रजिस्टर को लेकर है। बस सिचुएशन क्या है, वो बाहर हो रहा है। ठीक है, तो अगर नाम बदलता है उसमें भी चेंजेस आते हैं, प्लीज ये बात भी 30 दिन के अंदर इन्फॉर्म करो। अगर आपने फॉरेन रजिस्टर अब नहीं कंटिन्यू करेंगे, डिसकंटिन्यू, अभी जो ऊपर पड़ा, जो भी सिचुएशन होगी 30 दिन के अंदर आरओसी को बताने का। तो जब आपने फॉरेन रजिस्टर ओपन किया 30 दिन के अंदर बताओ, चेंजेस किए 30 दिन के अंदर बताओ, बंद किया 30 दिन के अंदर बताओ। डन। चलो, ये रिपीट है, क्या बोल रहा है? मेन रजिस्टर प्रिंसिपल रजिस्टर का ही पार्ट है, फॉरेन रजिस्टर टीटी एज अ पार्ट ऑफ प्रिंसिपल रजिस्टर। सब कुछ सेम है, सेम फॉर्मेट रूल्स, इट मस्ट बी केप्ट इंस्पेक्ट जस्ट लाइक द मेन रजिस्टर। मेन रजिस्टर को कैसे इंस्पेक्ट किया जा रहा था? मेंबर से फीस नहीं ली जाएगी, बाहर वाले से फीस ली जाएगी, एक्सट्रैक्ट ले सकते हैं, कॉपी ले सकते हैं, सब कुछ सेम मेन रजिस्टर जैसा है। बिफोर क्लोजिंग, बस ध्यान रखना, जब आप इसे बंद करोगे, फॉरेन में आपको रजिस्टर मेंटेन नहीं करना है, आप बस मेन यहाँ पे रखना चाहते हो, तो प्लीज 2 न्यूज़पेपर में ऐड के थ्रू इन्फॉर्म कर देना, दैट्स इट। वैलिडिटी ऑफ द फॉरेन कोर्ट, अभी हमने ऊपर पढ़ा, क्या पढ़ा? अगर कोई डिसीजन लिया है फॉरेन कॉम्पिटेंट कोर्ट में, तो मान लिया जाएगा कि वो डिसीजन इंडिया के ही कोर्ट ने लिया है, सेम बाइंड होगा। एनी रेक्टिफिकेशन डिसीजन बाय द फॉरेन अथॉरिटी इज बाइंडिंग। रिपीट है। डुप्लीकेट मेंटेनेंस अभी पढ़ा ऊपर, क्या था डुप्लीकेट मेंटेनेंस? बताओ जरा। जो फॉरेन रजिस्टर में एंट्री हो रही है, सेम एंट्री यहाँ पे होगी। बच्चों रिपीट चल रहा है, ऊपर जो पढ़ा है यहाँ पे जो पढ़ा सब सेम, अब फॉरेन रजिस्टर का ये सब रिपीट चलेगा। सेंड कॉपी ऑफ एवरी फॉरेन एंट्री, बताया था आगे चल के पढ़ेंगे, कितने दिन के अंदर? 15 दिन के अंदर। वहां कुछ भी चेंज हुआ यहाँ 15 दिन के अंदर बताने का। मेंटेन करना पड़ेगा यहाँ पे डुप्लीकेट रजिस्टर, कहाँ पे? इंडियन ऑफिस में। कंसेप्ट क्लियर है? चलो, नो डुअल रजिस्ट्रेशन। अब समझो, एक मेन है आईटेक्स के ऑफिस में, एक फॉरेन कंट्री में, इसका एक डुप्लीकेट वर्जन है। किसका डुप्लीकेट वर्जन है बताओ जरा? फॉरेन रजिस्टर का डुप्लीकेट वर्जन इंडियन ऑफिस में। जब बंद हो जाएगा तो सारी एंट्रीज इसमें करेंगे, सब कुछ हटा देंगे। डन। चलो, यहां बोल रहे कोई भी शेयर सिक्योरिटी जो रजिस्टर्ड है, कोई भी शेयर 2 बार डुअल रजिस्ट्रेशन करोगे क्या? नहीं कर सकते, बस ये लिखा है, डुप्लीकेट नहीं होना चाहिए। डिसकंटिन्यू, कंपनी जब चाहे अपने रजिस्टर को डिसकंटिन्यू कर सकती है, ट्रांसफर कर देना फटाफट रजिस्टर, प्रिंसिपल रजिस्टर में आके पूरी कंप्लीट एंट्री होगी, पूरा रिपीट। यहाँ पे जो पढ़ना था ना आपको मेन, वो यही पढ़ना था। ये क्या है मेन? जब ओपन करोगे, चेंज करोगे, क्लोज करोगे, 30 दिन के अंदर इन्फॉर्म करने का। कौन किसको इन्फॉर्म करेगा? कंपनी इन्फॉर्म करेगी आरओसी को कि हमने फॉरेन रजिस्टर दुबई में रखा है, चेंजेस है, आरओसी देख लो ये चेंजेस है। समझ में आया? ये आपकी जो बुक है इसका मेन ये है, यही वो 30 दिन लिखे, फॉर्म का नाम बता दिया। ठीक है, और बाकी सारी चीजें रिपीट है जो ऊपर हमने पढ़ ली है। कंसेप्ट क्लियर है बच्चों? चलिए, पूरा वही सब है। हेडिंग बताओ क्या लिखा है? क्लोज करना है। ठीक है, कभी भी क्लोज कर सकते हो,
अभी पढ़ा ना, डिसकंटिन्यू करना है, करो। अब ये वो वाला क्लोजिंग बिल्कुल भी नहीं है, ये कंसेप्ट अब टोटल डिफरेंट। सेक्शन नंबर 91। अब एक कंसेप्ट समझना है, अब हो गया जितना भी वो सब था फॉरेन ये सब, ठीक है। नया कंसेप्ट, हेडिंग वापस से रीड करो, क्या लिखा है? डिसकंटिन्यू नहीं है ये। डिसकंटिन्यू कौन सा वाला था? फॉरेन रजिस्टर। क्यों बोला डिसकंटिन्यू? वहां नहीं रख रहे। क्या मैं मेन यहाँ पे जो रखा उसको डिसकंटिन्यू कर सकती हूँ? उसको थोड़ा ना करूँ, क्योंकि लॉ ने तो क्या बोला, कंपलसरी रजिस्टर मेंटेन करके रखना है। डिसकंटिन्यू हम फॉरेन रजिस्टर को कर रहे हैं और उसकी सारी एंट्री अपने मेन में इंक्लूड कर दे रहे हैं। तो आप कभी भी बंद नहीं कर सकते, ये दूसरा कंसेप्ट है। अब इस कंसेप्ट का मतलब समझो। पहले हेडिंग, क्लोज कर रहे हैं, किसे क्लोज कर रहे हैं? रजिस्टर ऑफ मेंबर। क्लोज मतलब टेम्परेरी पीरियड के लिए थोड़ा बंद कर रहे हैं। अब समझो टेम्परेरी पीरियड के लिए क्यों बंद करेंगे। मैं रिलायंस कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को क्या देना चाहती हूँ? बोनस। या फिर क्या देना चाहती हूँ? शेयर होल्डर्स को मैं क्या देना चाहती हूँ? डिविडेंड देना चाहती हूँ। या फिर क्या देना चाहती हूँ? बोनस। या फिर क्या देना चाहती हूँ? राइट इशू, कुछ भी देना चाहती हूँ। तो मैं ना अपने शोल्डर को देना चाहती हूँ, लेकिन क्योंकि मेरी कंपनी क्या है, मेरी कंपनी में इतने ज्यादा फ्लक्चुएशंस है, मेरी कंपनी एक लिस्टेड कंपनी है, एक्चुअल में ओनर कौन है, इतने सारे फ्लक्चुएशंस है, मुझे पता नहीं है। मैं कुछ दिन डिसाइड करूंगी। मैं कहूंगी 5 तारीख, फॉर एग्जाम्पल 4 जुलाई को जो जो मेरी कंपनी का कौन है, मेंबर है, उसको डिविडेंड मिलेगा, उसको बोनस मिलेगा, उसको राइट इशू मिलेगा। अब 5 तारीख को कोई भी ट्रांसफर अगर हो रहा है, उसकी एंट्री मैं अपने रजिस्टर में करने वाली नहीं हूं। मैंने अपने रजिस्टर को क्लोज कर दिया, एंट्री बंद कर दी है। समझना, मैंने अपने रजिस्टर को क्या कर दिया है? क्लोज कर दिया है, एंट्री बंद। रजिस्टर में नाम अनुकृति, अनुष्का और दिशा का लिखा था 5 तारीख को, ठीक है। 6 तारीख को इन्होंने भेज दिया, 6 तारीख को इन्होंने भेज दिया। डेली इतने फ्लक्चुएशन होते हैं ना। मैंने कहा 5 तारीख को जिसका रिकॉर्ड में नाम लिखा होगा ना, जिसका रिकॉर्ड में नाम लिखा होगा वही मेरे लिए मेंबर है। उसी को डिविडेंड मिलेगा, उसी को बोनस मिलेगा, उसी को राइट मिलेगा। 6 तारीख के बाद इन्होंने ट्रांसफर कर दिया, मेरी ये फॉर्मेलिटीज हो जाएंगी। फिर मैं अपने रजिस्टर को ओपन करूंगी और नाम में एंट्री अब चढ़ाऊंगी। लेकिन मैंने 5 तारीख को कोई भी एंट्री नहीं करने वाली। तो वो जो टाइम है उसको हम बोलते हैं रजिस्टर ऑफ मेंबर को क्या करना? क्लोज करना। तो क्लोज करने से मतलब पूरा बंद नहीं कर रहे हैं, हम थोड़े टाइम के लिए बंद कर रहे हैं, एंट्री करने से हम रोक रहे हैं ताकि एंट्रीज ना हो और हमारी दिमाग की खिचड़ी ना पके। अगर 5 तारीख को अगर मैं नहीं रोकूंगी, आज भी तो बहुत सारी सेल हुई होगी ना, मैं इसकी एंट्री नहीं करूंगी इसमें। क्या ये बात समझ में आ रही है? तो अक्सर कंपनी अपने रजिस्टर ऑफ मेंबर को क्लोज करती है ताकि वो मेंबर्स को क्या कर सके? आइडेंटिफाई कर सके। आइडेंटिफाई करके वो उन्हें बोनस देना चाहती है, वो उन्हें बहुत सारे डिविडेंड्स देना चाहती है, तो वो दे पाना उनके लिए आसान हो। तो लॉ बोलता है, क्या टाइम लिमिट है क्लोज करने की? रजिस्टर ऑफ द मेंबर, चाहे वो मेंबर का रजिस्टर हो, डिबेंचर होल्डर का, अदर सिक्योरिटी होल्डर का है, साल में कितने बार क्लोज कर सकते हैं? कितना टाइम? 45 डेज के लिए क्लोज किया जा सकता है। मैंने एक दिन किया, ऐसे पूरे साल भर का अगर इकट्ठा कर लो तो मैं साल भर में आपके रजिस्टर ऑफ मेंबर को कितने टाइम के लिए क्लोज कर सकती हूँ? 45 डेज। लेकिन एक बार में मैंने एक ही दिन लिया, जैसे एक ही दिन लिया 5 तारीख को, मैं एक बार में 30 दिन के लिए लगातार कॉन्जिक्यूटिवली किसी भी टाइम पे कर सकती हूँ। मतलब मैं 1 महीने के लिए क्लोजिंग कर सकती हूँ, 1 महीने के लिए एंट्री बंद। मतलब ट्रांसफर हो रहे हैं, मना नहीं करे, लेकिन वो एंट्री नहीं होगी। जैसे ये टाइम निकल जाएगा उसके बाद एंट्री करना चालू कर देंगे। हम ये बस अपने काम को आसान करने के लिए कर रहे हैं ताकि जिसको जो हम फैसिलिटीज देना चाहते हैं वो फैसिलिटी हम दे दे। अगर 5 तारीख को भी अगर हम क्लोज नहीं करेंगे, जैसे कि मेरा एग्जाम्पल था, तो आज शेयर होल्डर अनुकृति है, अनुष्का है, कौन है मुझे पता कैसे चलेगा? तो मैंने जानबूझ के बोला रजिस्टर में नाम अनुकृति का है। अब जो सेल होगी, जो एंट्री होगी, वो 3 दिन बाद होगी, 4 दिन बाद होगी, 1 महीने बाद होगी। तो ऐसे साल भर में हम कितना क्लोज कर सकते हैं? 45 डेज। लेकिन एक बार में लगातार करना है तो 30 डेज का एटलीस्ट। लेकिन ये बात कंपनी अपने मेंबर्स को बताओ, कितने दिन पहले बताओगे? 7 दिन पहले बताओगे। 7 डेज नोटिस आपको देना पड़ेगा। लेकिन अगर आप कंपनीज एक्ट की नॉर्मल कंपनी हो तो 7 दिन। लेकिन अगर आप लिस्टेड कंपनी हो तो सेबी जो टाइम बोलेगा,
सेबी बोलेगा 7 दिन पहले बताओ तो 7 दिन, सेबी बोलेगा 10 दिन, 15, 20 दिन पहले, तो वो आपको मानना पड़ेगा। सेबी अलग टाइम स्पेसिफाई कर सकती है फॉर द लिस्टेड कंपनी। मस्ट बी गिवन बिफोर क्लोजिंग द रजिस्टर। रजिस्टर क्लोज 5 तारीख को रजिस्टर क्लोज होने वाला है, ये बात जनता को फैला दो, ताकि वो भी जब ट्रांसफर करेगी तो सोच समझ कर। मैंने ये बात पहले ही बोल दी कि 5 तारीख को मेरा क्लोज रहेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल स्ट्राइक होने वाली होती तो बता दिया जाता है ना कि भैया आज ट्रांसपोर्ट, जो भी ऑटो वाले, जो भी बस वाले स्ट्राइक रहेगी, डॉक्टर, जितने भी लोग वो स्ट्राइक में रहेंगे इतने तारीख से इतने तारीख। क्यों? ताकि आप अपनी क्या कर सको, प्लानिंग पहले से कर सको। हमारी कंपनी का जो रजिस्टर है इतने 4 दिन के लिए क्लोज रहेगा, तो जब भी तुम लोग आपस में ट्रांसफर कर रहे हो तो सोच समझ के ट्रांसफर करना, क्योंकि वो रजिस्टर में एंट्री अब नहीं होगी और उससे मिलने वाला फायदा भी आपको नहीं मिलेगा। तो जो भी ट्रांसफरी है वो पहले ही अग्रीमेंट कर लेना कि भाई ये टाइम क्लोज होगा, तुम्हारा नाम दिखेगा, तो ये फायदा किसको मिलेगा, तभी तो मैं ट्रस्टी की तरह रोल प्ले करूंगी। बात समझ में आ रही है क्या? तो साफ इन्होंने बोला 7 दिन पहले कंपनी नोटिस देके इन्फॉर्म कर देगी कि भाई ये तारीख को विंडो क्लोज रहेगी, आपका जो रजिस्टर है उसमें नाम की एंट्री नहीं होगी। पेनल्टी फॉर नॉन कंप्लायंसेस, अगर कंपनी ने बिना अनाउंसमेंट किए क्लोज कर दिया, इफ रजिस्टर इज क्लोज, अगर रजिस्टर क्लोज है, कंपनी ने नोटिस नहीं दिया या फिर नोटिस दिया और 45 डेज से ज्यादा के लिए उन्होंने बंद किया, या फिर एक बार में 30 ही दिन कर सकते थे, एक बार में उन्होंने 40 दिन कर दिया, तो आपको चुपचाप पेनल्टी देनी पड़ेगी। पेनल्टी दे रखी है कितनी, 5,000 पर डे, जो 1 लाख भी हो सकती है, जो भी डिफॉल्टिंग ऑफिसर है उस पर लगेगा। तो पहला पॉइंट, हाँ रजिस्टर ऑफ मेंबर को क्या क्लोज किया जा सकता है, हाँ साल में कितने बार हो सकते हैं, 45 डेज, लेकिन लगातार क्लोज होना 30 डेज। क्या मैं लगातार 40 दिन के लिए क्लोज कर सकती हूँ? नहीं। लगातार 25 दिन के लिए, एक दिन 25 किया फिर 25 किया, कर सकती हूँ? 25-25 कर सकती हूँ? नहीं कर सकती। क्यों? 50 हो जा रहा है ना, मैक्सिमम कितना कर सकती हूँ, 45 डेज। तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा, ये 1 साल की लिमिट है, नेक्स्ट ईयर फिर से लिमिट आ जाएगी। आप 1 साल में कितनी सारी चीजें दे सकते हो, बोनस दे सकते हो, इक्विटी दे सकते, सॉरी राइट इश्यू दे सकते हो, डिविडेंड दे सकते हो। तो अलग अलग रीजन के लिए आप बंद करोगे तो अलग अलग टाइम पे भी कर सकते हो, लेकिन सबका इकट्ठा करके 45 डेज से ज्यादा नहीं। पर्पस ऑफ क्लोजिंग ऑफ रजिस्टर, पर्पस क्या है, रजिस्टर इसीलिए क्लोज किया जा रहा है ताकि हम अपना काम कर सके, अपडेट कर सके, या फिर हम फाइनलाइज कर सके डिटेल्स ऑफ कैलकुलेटिंग डिविडेंड। हम कैलकुलेट कर सके भैया डिविडेंड किसको देना है, राइट इश्यू किसको देना है, बोनस शेयर्स किसको देना है। तो ये हमने अपनी सुविधा के लिए किया है, अपना काम आसान करने के लिए किया है। इट ऑल्सो हेल्प ensure the proper registration and probate for the legal process। हम लीगल प्रोसेस को भी ये काम कर सके, सच दी कोर्ट ऑर्डर, अगर कुछ भी नेम चेंज करने को बोला तो ये सारी फॉर्मेलिटीज, मतलब कि क्लोज करने के अपने अपने रीजन है। डिविडेंड विविडेंड भी हो सकता है, इसके अलावा अगर हमारे रजिस्टर में कुछ चीजें गड़बड़ है तो उसे ठीक भी किया जा सकता है। आप खुद जानते हो कभी कभार जब आप काम करोगे, फॉर एग्जाम्पल आपकी सारी वर्किंग किस वेबसाइट में होगी, एमसीए की वेबसाइट में होगी, कभी कभार लिख दिया जाता है एमसीए की वेबसाइट आज काम नहीं करेगी, इनका भी रिपेयर मेंटेनेंस का काम चल रहा है, इनके अपडेशन चल रहे हैं, ऐसा भी होता है। आईसीआईसीआई वेबसाइट है जैसे, ठीक है, आज रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, ये पहले से नोटिस आ जाता है कि भैया 30 तारीख को आपकी वेबसाइट काम नहीं करेगी, स्लो रहेगी, क्योंकि इनका मेंटेनेंस का काम चल रहा है। तो प्री इन्फॉर्मेशन आपको दे दी जाती है ताकि आप उस हिसाब से प्रोविजन मेंटेन करके चलो, आखिरी दिन तक वेट ना करो। कंसेप्ट क्लियर है क्या बच्चों? पक्का? प्रोविजंस अंडर द रूल्स ऑफ द कंपनीज मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन, कंपनी मस्ट प्रोवाइड, क्या करेगी, 7 डेज का नोटिस। ये नोटिस कैसे भेजेगी आपको? न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट के थ्रू। अब एक न्यूज़पेपर कौन सा होगा, क्या लिखा है लैंग्वेज, वर्नाकुलर मतलब रीजनल लैंग्वेज, ठीक है। दूसरा क्या, इंग्लिश। और जो लिस्टेड कंपनी के लिए सेबी बोलेगा भैया वो भी कर देने का। नोटिस ऑल्सो बी पब्लिश ऑन दी कंपनी वेबसाइट। 7 दिन पहले जो ये नोटिस दे रहे हो ना आप, किस चीज का नोटिस, कि भैया हमारा रजिस्टर क्लोज रहेगा, ये इंफॉर्मेशन रिलायंस कंपनी कैसे पहुंचाएगी तुम तक, बताओ? न्यूज़पेपर में। रिलायंस कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस मुंबई, मराठी न्यूज़पेपर में भेजेगी और इंग्लिश न्यूज़पेपर में। क्या ये बात समझ में आए? सेबी और बोलेगा तो वो भी, और साथ में रिलायंस कंपनी अपनी वेबसाइट में भी डाल देगी कि हमारा जो रजिस्टर है ना इतने दिन के लिए क्लोज रहेगा। बात समझ में आ रही है? प्राइवेट कंपनी को क्या बोला, भाई तुमको इतने स्ट्रिक्ट रूल्स रेगुलेशन फॉलो करने की जरूरत नहीं है, बस 7 दिन पहले तुम भी नोटिफाई कर देना अगर तुम भी अपना रजिस्टर बंद कर रहे हो तो। कंसेप्ट क्लियर है? पढ़ा क्या हमने, हेडिंग बताओ। क्या ये क्लोजिंग वो वाला क्लोजिंग है, वो क्लोजिंग डिसकंटिन्यू था कि अब फॉरेन रजिस्टर मेंटेन नहीं करे, वो अलग है।
ठीक है, ये क्लोज कर रहे फॉर दैट टेम्परेरी पीरियड। वो टेम्परेरी पीरियड क्या है, पूरे साल भर में वो टेम्परेरी पीरियड क्या होगा, 45 में। एक बार में 30 डेज क्यों कर रहे हैं, बोनस देना चाहते हैं, डिविडेंड देना चाहते हैं, राइट इश्यू। इसके अलावा भी क्या अपडेट करना चाहते हैं, ट्रांसमिशन के कुछ केसेस है, नाम सही करना चाहते हैं, तो अपने मेंटेनेंस के लिए भी किया जा सकता है, या फिर कुछ फैसिलिटी प्रोवाइड करने के लिए। कंसेप्ट क्लियर है, पक्का। अब क्या क्लोजिंग समझ में आया, सेक्शन नंबर क्या है, बस मैंने अच्छे प्रेजेंटेशन में बताया है, ये है वो, ये 45 डेज, 7 दिन, 30 दिन, पेनल्टी जो अभी मैंने आपको बताई, ठीक है। सेक्शन 91 पढ़ रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, कैलकुलेट डिविडेंड, बोनस, ठीक है। चलो 7 डेज का जो नोटिस है, सेबी जो बोलेगा देने का, बस अच्छा प्रेजेंटेशन मैंने दिया है। लिस्टेड कंपनी, एडवर्टीजमेंट वन कहाँ, वर्नैकुलर न्यूज़पेपर, दूसरा क्या बोला, एक इंग्लिश न्यूज़पेपर, साथ में कंपनी अपनी वेबसाइट में भी, नॉट एप्लीकेबल प्राइवेट कंपनी, नोटिस हैज बीन सर्व ऑल दी मेंबर, आप ऐसे ही दे सकते हो, लेकिन सारे मेंबर्स को देने के लिए आप भी 7 दिन पहले तो इन्फॉर्म करें। डन, इतने स्ट्रिक्ट रूल्स रेगुलेशन आपको फॉलो करने की जरूरत नहीं है। कंसेप्ट क्लियर है, क्लोजिंग याद रहेगा। पहले तो बताओ क्लोजिंग ऑफ रजिस्टर ऑफ मेंबर का मीनिंग समझ में आया, क्यों करते हैं समझ में आया, कितने टाइम के लिए करते हैं समझ में आया, पक्का। चलो नेक्स्ट हेडिंग और लास्ट हेडिंग छोड़ दूंगी उसके बाद, ठीक है, ठीक, ये तो बढ़ाऊंगी। हेडिंग बताओ क्या लिखा है ना, रजिस्टर को क्या करना है, संभाल के रखना है, कितने समय तक के लिए संभाल के रखना है। उन्होंने पहले बोरिंग खुद बताया और फिर अच्छा प्रेजेंटेशन, आओ ना अच्छा पढ़ेंगे ना, अच्छा पढ़ेंगे। रजिस्टर ऑफ मेंबर, साथ में क्या, इंडेक्स, कब तक संभाल के रखना है, परमानेंट, हमेशा संभाल के रखना है। रजिस्टर ऑफ डिबेंचर होल्डर, मेंबर की बात है, मेंबर को तो हमेशा संभाल के रखो, कौन है मेंबर पता रहना चाहिए। ये डिबेंचर होल्डर का पैसा एक टाइम बाद हम चुका देते हैं ना। एनी अदर सिक्योरिटी होल्डर अलोंग विद दी, जो भी उनका इंडेक्स होगा, क्या बोला, 8 साल, जब भी पे कर दिया ना, जब भी पे कर दिया 8 साल तक संभाल के रखो बस। पे करने के बाद भी हमने क्या कर रखा है, 8 साल तक संभाल के रखा, उसके बाद रजिस्टर फेंक दो, कोई काम का नहीं है, कोई भी आपसे वो पूछेगा नहीं। लेकिन मेंबर का रजिस्टर हमेशा संभाल के रखना है। तो अगर डॉक्यूमेंट्स रजिस्टर प्रिजर्व करके रखने होते तो दो टाइप, एक होता है परमानेंट, एक होता है टेम्परेरी। परमानेंट रजिस्टर ऑफ मेंबर, लेकिन टेम्परेरी क्या है, डिबेंचर होल्डर, कितने ड्यूरेशन के लिए, 8 साल, ठीक है। कौन सा रजिस्टर, फॉरेन रजिस्टर, भैया मेंबर का रजिस्टर है, परमानेंट रिडम्पशन के बाद ही होता है, ठीक है। फॉरेन रजिस्टर ऑफ किसका, डिबेंचर होल्डर, 8 साल। देखो डिबेंचर एनी अदर होल्डर, क्योंकि इनका पेमेंट हो जाएगा, पेमेंट होने के बाद 8 साल तक संभाल के रखो, बाकी नहीं, मेंबर का हमेशा संभाल के रखना है। क्या प्रिजर्वेशन याद रहेगा, तो बस मैं इतना ही बढ़ाने वाली हूँ, ऐसा ऐसे मैंने वादे किए थे तुम लोग से, और क्या मैं झूठे वादे भी करती हूँ, मैं नहीं करती हूँ, चलो खुश रहो। चलो तो बच्चों आज हमने, ठीक है, इतना ही पढ़ा, लेकिन सच बताओ आज कंसेप्ट उतना नहीं था, रिटेनिंग थोड़ी सी ज्यादा थी। याद रखना पड़ेगा, एग्जाम में ऐसी चीजें भी पूछी जाती है। आज की सभा समाप्त।